इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सभी डेटा को पब्लिक कर दिया। इस डेटा के हिसाब से पिछले 5 सालों में 12,155.51 करोड़ की बॉन्ड परचेज हुआ है, जिसमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड परचेज किया है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने, करीब 1368 करोड़ की। और मजे की बात यह है कि इस कंपनी के ऊपर कई बार ईडी ने रेड किया है। पिछले 9 मार्च को ही इस कंपनी के ओनर सैंटियागो मार्टिन की सन इन लॉ अदव अर्जुन की ठिकानों पर ईडी ने रेड किया है। और जब इस कंपनी के ऊपर रेड हुआ है तब इसने बॉन्ड खरीदा है। लगभग हर दूसरे पेज पर इस कंपनी का नाम आ जाता है। इसके अलावा मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड सेकेंड हाईएस्ट बॉन्ड परचेजर है, करीब 980 करोड़ की। इस कंपनी को मई 2023 में 14,400 करोड़ की थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट की कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि इस कंपनी ने 11 अप्रैल 2023 में 1 करोड़ की बहुत सारे बॉन्ड खरीदा है। और अगर हम दूसरे डेटा देखें तो 12 अप्रैल को बीजेपी ने 1 करोड़ की बहुत सारे बॉन्ड का इनकैश कराया है। मतलब एक कंपनी अप्रैल की महीने में बहुत सारे बॉन्ड खरीदते हैं और उसे नेक्स्ट महीने ही 14,400 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अब हम यहाँ पर दावे के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि इस कंपनी ने बीजेपी को ही डोनेट किया है, क्योंकि जो डेटा अवेलेबल है वो 2 अलग अलग सेट में है। एक सेट में बॉन्ड परचेजर का नाम है और दूसरे सेट में इनकैश करने वाले पार्टी का नाम है। जब तक SBI यूनिक कोड नहीं दे देता है इन दोनों डेटा को मिलाने के लिए, तब तक हम दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक बात तो है, एक क्लोज लिंक तो बन रहा है। इनफैक्ट टोटल बॉन्ड की 47% बीजेपी को मिला है। सेकंड नंबर पर है TMC जिन्हें 13% मिला है एंड थर्ड नंबर पर है कांग्रेस जिन्हें टोटल बॉन्ड का 11% मिला है। मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी पसंद है एंड मैं उसे डोनेट करना चाहता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जानने के लिए हमें पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानना होगा कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काम कैसे करता है। 2 जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड प्रॉमिसरी नोट की तरह ही एक बेयरर बॉन्ड होता है। बेयरर बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर ना तो बायर का नाम होता है और ना ही पेई का, यानी इस पर ओनरशिप डिटेल रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद के रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकता था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सिर्फ और सिर्फ SBI की 19 ब्रांच से ही खरीदा जा सकता था। जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर इन 4 क्वार्टर में SBI 10 दिन के लिए एक विंडो ओपन करता था इलेक्टोरल बॉन्ड को सेल करने के लिए, लेकिन लोकसभा इलेक्शन के दौरान एक्स्ट्रा 30 डेज का टाइम मिलता था। SBI इलेक्टोरल बॉन्ड्स को 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़ की डिनोमिनेशन में सेल करता था और इन बॉन्ड्स को खरीदने का कोई भी अपर लिमिट नहीं था। एक इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जितने चाहे उतने बॉन्ड्स को खरीद सकता था। एक बॉन्ड को खरीदने के बाद वो 15 दिन के लिए वैलिड रहता है। अगर 15 दिन के अंदर बॉन्ड्स को इनकैश नहीं कराया जाता है तो बैंक उन्हें PM रिलीफ केयर फंड में डिपॉजिट कर देता है। अब इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इरशाद सपोज कि मुझे आम आदमी पार्टी को 10,000 रुपए डोनेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले SBI में जाऊंगा, 10,000 रुपए जमा करके इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदूंगा एंड उन बॉन्ड्स को आम आदमी पार्टी को दे दूंगा, जिसके बाद आम आदमी पार्टी अपने बैंक अकाउंट में उन बॉन्ड्स को जमा करके इनकैश करा लेगा। और इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ SBI को पता होगा कि मैंने 10,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा है एंड आम आदमी पार्टी ने 10,000 रुपए का बॉन्ड का इनकैश कराया है, क्योंकि SBI अपने हर एक कस्टमर का KYC डिटेल रखता है। इसी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को 15 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए बैन कर दिया एंड SBI से कहा कि 12 अप्रैल 2019 से अब तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज हुआ है उन सब का डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट किया जाए। लेकिन SBI डिटेल शेयर करने के लिए 30 जून तक का टाइम मांगते हैं। फिर 11 मार्च की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में SBI से कहा कि अपने पिछले 26 दिनों में क्या है, आपको कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा। आपको अगले 12 मार्च की शाम तक डिटेल शेयर करना होगा इलेक्शन कमीशन के साथ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहा? क्योंकि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे एग्जिस्टिंग एक्ट में बदलाव किया गया था। RBI एंड इलेक्शन कमीशन ने कुछ चेंजेस करने के लिए कहा था इस एक्ट में, लेकिन उन सजेशन पर अमल नहीं किया गया। इनफैक्ट RBI ने जब ऑब्जेक्शन उठाया तब सरकार ने RBI एक्ट को अमेंड करके SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करने का परमिशन दे दिया। इन अमेंडमेंट एंड इश्यूज को डिटेल में डिस्कस करने से पहले क्विकली सरकार का पक्ष भी जान लेते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस क्यों किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस करने के पीछे सरकार का तर्क ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्शन में कैश यूज को एलिमिनेट करते हुए
पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन देने पर डोनर की आइडेंटिटी पब्लिक नहीं होती है, जिस वजह से डोनर किसी दूसरे पार्टी से विक्टिमाइज नहीं होता है। एक्चुअली में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पहली बार 2017-18 की यूनियन बजट प्रेजेंट करते टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा था कि इंडिपेंडेंस के इतने दिनों बाद भी हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं है पॉलिटिकल पार्टी को फंड करने का, इसीलिए उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। फिर 2 जनवरी 2018 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को नोटिफाई कर दिया, लेकिन नोटिफाई करने से पहले बहुत सारे एग्जिस्टिंग एक्ट में बदलाव किया गया था, जैसे कि फाइनेंस एक्ट 2016 के थ्रू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया था। इस अमेंडमेंट के तहत जिन फॉरेन कंपनी का इंडियन कंपनी में मेजॉरिटी शेयर है उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने का परमिशन दे दिया गया था, जबकि इससे पहले फेमा एंड FCRA के तहत कोई भी फॉरेन कंपनी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को फंड नहीं कर सकता था। इसी तरह 2017 में फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, RBI एक्ट 1934, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 एंड कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंड किया गया था। इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करके पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू रिसीव हुए पैसों का डिटेल रिकॉर्ड रखने से छूट दे दिया गया। RBI एक्ट को अमेंड करके सरकार ने अपने पास पावर रख लिया था कि वो किसी भी ऑथोराइज्ड बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करने का परमिशन दे सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट को अमेंड करके पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मिला किसी भी अमाउंट का रिकॉर्ड रखने से छूट दे दिया गया था। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज को हर साल मिला डोनेशन का रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में सबमिट करने से भी छूट दे दिया गया था। इसी तरह कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंड करके एक कंपनी की पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करने की अपर लिमिट को खत्म कर दिया गया था। इस अमेंडमेंट से पहले कंपनीज अपने लास्ट 3 साल की प्रॉफिट में से 7.5% ही मैक्सिमम डोनेट कर सकती थे। इन चेंजेस की वजह से कुछ NGOs के साथ साथ RBI एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी नहीं चाहती थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए। तत्कालीन RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने फाइनेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली को लिखा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को BRL इंस्ट्रूमेंट की तरह इशू करने से इसके मिसयूज होने का चांस बढ़ सकता है, खास करके शेल कंपनीज के थ्रू इसे मिसयूज किया जाएगा। लेकिन सरकार ने RBI की सजेशन पर अमल करने की बजाय RBI एक्ट को अमेंड करके SBI को परमिशन दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू करने के लिए। RBI के अलावा उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर AK ज्योति ने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज रिसीव हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिनोमिनेशन वाइज डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करेंगे, लेकिन उनकी बातों पर भी अमल नहीं किया गया। RBI एंड ECI के अलावा ADR, कॉमन कॉज एंड CPIM ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इस केस में एक रेस्पोंडेंट था, उसने 25 मार्च 2019 में इलेक्टोरल बॉन्ड को अपोज करते हुए एक एफिडेविट कोर्ट में सबमिट किया था। इस एफिडेविट में क्लेम किया गया था कि 26 मई 2017 को ECI ने यूनियन गवर्नमेंट को एक लेटर लिखकर वार्न किया था कि इस स्कीम से पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटिकल फंडिंग की डिटेल शेयर ना करने पर फॉरेन फंडिंग की डिटेल को असर्टेन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR इस केस की एक की प्लेयर है। उनकी एक रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2016-17 एंड 2021-2022 के दौरान 7 नेशनल पार्टीज के द्वारा 13,090.68 करोड़ एंड 24 रीजनल पार्टीज के द्वारा 3,246.95 करोड़ डोनेशन डिक्लेयर किया गया था। बीजेपी द्वारा डिक्लेयर टोटल डोनेशन सभी दूसरे नेशनल पार्टीज की डोनेशन की 3 गुना से भी ज्यादा है, जिसमें से मोर देन 52% डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मिला था, वर्थ ऑफ 5,271.9751 करोड़। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में बीजेपी की डोनेशन 17.12% से इंक्रीज हुआ है, जबकि बाकी पार्टियों का डोनेशन कम हुआ है। ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तरह की इनइक्वालिटी फ्री एंड फेयर इलेक्शन को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमेशा से ही पैसों का एक बड़ा रोल होता है इलेक्शन में। अब भले ही इलेक्टोरल बॉन्ड की बाहर के बारे में पब्लिक को पता ना चले, लेकिन अगर सरकार चाहे तो उनके बारे में पता कर सकती है। ऐसे में क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ने का चांस होता है।
क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि पैसों के बदले कंपनीज को मदद करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं बीजेपी को 10 लाख का डोनेशन देता हूँ, जिसके बदले मुझे सरकार से कोई बिजनेस मिलता है या फिर दूसरे तरह का फायदा होता है। इनफैक्ट एक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कम 30 कंपनीज है जिन्होंने 335 करोड़ बीजेपी को डोनेशन दिया है। और मजे की बात यह है कि इन सारी कंपनीज के ऊपर सेंट्रल एजेंसीज का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और रेड पड़ने के बाद एक मोटी रकम बीजेपी के पास गया है। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का भी उल्लंघन करता है और इन्हीं सारे रीजन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए बैन कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए क्लिक ऑन दिस प्लेलिस्ट।